हेलो स्टूडेंट। आज छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में हम अध्याय 1 से शुरू करते हैं। जैसा इससे पहले जो मैंने क्लास बताया था उसमें आप लोगों को मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में कुल मिला के 15 अध्याय है और ये 15 अध्याय जो है ये विस्तृत रूप से पंचायतों की कार्यवाहियों के बारे में बताता है। आपकी जो पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत है, तीनों स्तर की पंचायतों के बारे में ये बात करता है। जैसे ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत की पूरी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। जनपद पंचायत हो गया, जिला पंचायत हो गया, तो सब चीजें जो है विस्तृत रूप से हम बात करेंगे, पूरे 15 अध्याय पे बात करेंगे ताकि आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1 और अध्याय 1 में क्या दिया हुआ है? तो अध्याय 1 में जो धारा 1 है ये बताता है संक्षिप्त परिभाषा। किसकी संक्षिप्त परिभाषा बताएगा? जो हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अधिनियम है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 है, उसकी स्पष्ट परिभाषा बताता है। अब स्पष्ट परिभाषा कैसे बताता है कि इस अधिनियम का विस्तार कहां पे होगा। इस अधिनियम का नाम क्या है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। नाम आप याद रखेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। नाम में भी कंफ्यूजन होता है, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1992, 1993, 1994 या 1991 ऐसा रहेगा। तो नाम याद रखना, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? धारा 1, अध्याय 1 धारा 1। तो अध्याय 1 में, धारा 1 में संक्षिप्त परिभाषा दिया हुआ है और इसका विस्तार क्षेत्र कि कहां कहां पर इसका विस्तार रहेगा। जैसे इसका विस्तार जो है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में रहेगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 कहां कहां विस्तारित रहेगा? तो ऐसी कोई जगह नहीं है छत्तीसगढ़ में जहां पे इसका कहीं कोई विस्तार नहीं होगा। तो छत्तीसगढ़ के सभी जगहों पे, सभी जिलों पे, सभी खंड पे, सभी ग्राम पे ये पंचायत अधिनियम लागू होगा। ठीक है, जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें भी लागू होगा, लेकिन उसमें लागू होगा अध्याय 14 के अधीन जो नियम शर्तें उसके लिए बनाई गई है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए जो नियम शर्तें बनाई गई है उसके अंतर्गत में ये फिर लागू होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा धारा 1 है उसको आप याद रखेंगे। संक्षिप्त परिभाषा देता है धारा 1 और बताता है कि इसका विस्तार कहां कहां पे होगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं धारा 2 के बारे में। तो धारा 2 जो होगा वो किन चीजों के बारे में बात करता है? तो अध्याय 1 में धारा 2, धारा दो एक जो है ये परिभाषा को बताता है। धारा 2 जो है ये कंप्लीट परिभाषा को बताता है। कंप्लीट परिभाषा का मतलब ये है कि किस किस चीजों को कैसा कैसा परिभाषित किया गया। देखिए, अधिनियम लागू करवाने से पहले हमें चीजों को जान लेना है कि वो चीज क्या है, किस तरीके से है, कौन सी चीज किसके द्वारा घोषित किया जाता है ना। तो इसमें जो धारा 2 है ये परिभाषा को बताता है और धारा 2(1) ये बताता है खंड को। धारा 2(1) जो है ये स्पष्टीकरण देता है खंड के बारे में कि हम खंड किसको बोलेंगे। तो खंड जो है जिले के अंतर्गत आने वाला होता है। मतलब देखिए 3 स्तर है, एक ग्राम स्तर, ग्राम से ऊपर गांव या गांव का समूह कहलाएगा खंड, और खंड या खंडों का समूह कहलाएगा जिला। तो इस तरीके से हमने जिले को परिभाषित नहीं किया, पहले हमने धारा 2(1) के तहत किसको परिभाषित किया है? खंड को परिभाषित किया है। ठीक है, और ये जो खंड की परिभाषा है ये धारा 2 में स्पष्ट रूप से, धारा 10(2) में आपको स्पष्ट रूप से ये खंड मिलेगा। मतलब धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन। अब ये थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूजन रहता है तो वो मैं क्लियर कर देता हूं। देखिए, धारा 2 क्या बताएगा? खंड को बताएगा कि खंड क्या होता है। तो खंड क्या होता है? जिले के नीचे और ग्राम पंचायत के ऊपर बनेगा खंड।
अब ये खंड को घोषित कौन करेगा? तो खंड को घोषित करने का काम होता है राज्य सरकार का। राज्य सरकार जो है वो ये घोषणा करेगी कि कौन से जिले के अंतर्गत में कितने खंड बनेंगे। खंड के लिए होता है हमारा जनपद पंचायत, बीच का जो स्तर है उसके लिए खंड या ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो किस जिले के अधीन कितने खंड होंगे, और इसकी अधिसूचना जारी होती है किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। मतलब सबसे पहले अधिसूचना जारी होगा, राज्यपाल अधिसूचना जारी करेंगे किसी खंड को उठा के किसी अन्य जिले में बनाना है। जैसे जब नवीन जिलों का गठन होता है, तो नवीन जिलों का गठन होगा तो नवीन जिलों के आधार पे फिर वो खंड निर्धारित किया जाएगा। पुराने जिलों के आधार पे वो था, अब नवीन जिलों के आधार पे वो खंड घोषित किया जाएगा। अब उसमें भी बंटवारा किया जाएगा, हो सकता है कि ये पुराना खंड वहां पे, ये पुराना खंड यहाँ पे, ये नवीन जिले में आ गया है, क्योंकि जिलों की बढ़ोतरी तो होती है, जिलों में वृद्धि होती है। तो अब ये अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये अधिसूचना जो है ये राज्यपाल जारी करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसा है कि खंड की अधिसूचना कौन जारी करेगा? तो खंड की अधिसूचना जो है वो कौन जारी करेगा? राज्यपाल। खंड को घोषित कौन करेगा? अधिसूचना जारी होने के बाद वो राजपत्र में आएगा, राजपत्र में आने के बाद उसकी घोषणा जो होगी वो राज्य सरकार द्वारा की जाती है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि मुख्यमंत्री जी जाते हैं तो नवीन जिलों की घोषणा कर देते हैं, नवीन तहसीलों की घोषणा कर देते हैं, नवीन ब्लॉक की घोषणा करते हैं, तो वो घोषणा जो होगा वो राज्य सरकार ही करेगी, वो राज्य सरकार का काम है। लेकिन वो अधिसूचित होगा। अधिसूचित होने का मतलब ये है कि छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत जितने भी कानून बनेंगे वो कानून उस जगह के लिए लागू होगा। तो वो तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल अधिसूचित ना कर दे, ठीक है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी आएंगे या कोई अन्य मंत्री आएंगे या कोई राज्य सरकार ने घोषणा तो कर दिया, लेकिन घोषणा करने के बावजूद उसकी अधिसूचना जब तक नहीं आई है तब तक हम उसको नहीं मानेंगे। जैसे वर्तमान स्थिति में जिला पंचायत 27 है तो वो अधिसूचित जिला पंचायत है ना। मैंने कल की क्लास में आप लोग को, जो पिछला क्लास था उसमें आप लोग को ये चीज मैंने आपको क्लियर किया कि अधिसूचित होने के बाद ही वो कंप्लीट बनता है। घोषणा होना अलग चीज है। तो घोषणा कौन करता है? राज्य सरकार करेगा। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ज्यादा दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। घोषणा करना अलग बात है, अधिसूचित करना अलग बात है, कानूनी रूप से मान्य करना अलग चीज है। तो कानूनी रूप से मान्य करने का काम किसका होता है? राज्यपाल का होता है। घोषणा करना राज्य सरकार का काम है। ये थोड़ा सा राजनीतिक टाइप का विषय आ जाता है कि भाई उन्होंने घोषणा तो कर दिया, अब घोषणा करने के बाद उनके नियम कायदे कानून जो भी बनाने हैं वो राज्य सरकार जो है वो तब तक नहीं बना सकती जब तक वो अधिसूचित नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज। अब इसमें धारा 10(2), धारा 10 और उसकी उपधारा 2, इसके अंतर्गत में फिर खंड के लिए पंचायतों का गठन कैसे होगा ये होता है। जो जनपद पंचायत है, जनपद पंचायत का काम खंड स्तर पर ही होगा। तो ये जनपद पंचायत, देखिए 3 तरीके के पंचायत हैं। ग्राम पंचायत, धारा 10 उपधारा 1 ग्राम पंचायत। जनपद पंचायत, धारा 10 उपधारा 2, ये आगे मैं और बताऊंगा इसको, धारा 10 उपधारा 2। और जिला पंचायत, धारा 10 उपधारा 3। ये 3 चीजें तो आपको एकदम याद होना चाहिए कि पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में जिला पंचायत का वर्णन है, कौन सी धारा में जनपद पंचायत का वर्णन है, ठीक है। तो ये हो गई खंड की बात। दूसरा जो होता है, दूसरी परिभाषा मिलती है सहकारी सोसाइटी। ये है दूसरी परिभाषा, सहकारी सोसाइटी। जो आप लोग सहकारी सोसाइटी देखते हैं तो सहकारी सोसाइटी को परिभाषित करता है। और सहकारी सोसाइटी परिभाषित होता है सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 के अधीन। क्रमांक संख्या है इसका 17, 1961। इसको भी थोड़ा याद रखेंगे। ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख लें तो अच्छा है। लेकिन सहकारी सोसाइटी का गठन किस अधिनियम के तहत होता है? तो 1960 सहकारी सोसाइटी अधिनियम जो बना था 1960, उसके अंतर्गत सहकारी सोसाइटी का गठन होता है, ठीक है। तीसरी परिभाषा जो है ये बताता है जिला। तीसरी परिभाषा में हम परिभाषित करते हैं जिले को।
तीसरा जो है ये देखिए, ये धारा 2 के अंतर्गत तीसरा है ना, जिला। जिले की घोषणा भी राज्य सरकार करेगी, लेकिन अधिसूचना जो है वो राज्यपाल के द्वारा ही घोषित होगा। अब जिला किसको माना जाए, तो जिला माना जाता है राजस्व जिला, इसको हम लोग जिला घोषित करते हैं। ठीक है, जो राजस्व जिला होगा उसको जिला घोषित करते हैं। चौथा होता है निर्वाचन। निर्वाचन की जो प्रक्रिया होती है, निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, किस तरीके से होगी, कब से निर्वाचन की प्रक्रिया मानी जाएगी और कब तक मानी जाती है, इसको बताता है हमारा अध्याय 1 का निर्वाचन। ठीक है, और 5 बताता है कार्यवाही। जो 5 है, 5 में स्पष्टीकरण मिलता है कार्यवाही का। ठीक है, छठवां बताता है कारखाना। कारखाना अधिनियम 1948। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, धारा बहुत सारा है, अब उस धारा में आपको कौन सी चीजों को याद रखना है, तो उस धारा में आपको इंपॉर्टेंट चीजें थोड़ा सा आप देख लो। जैसे मैंने बताया कि धारा 10 के अधीन 1 में ग्राम पंचायत, धारा 10 जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज ये है कि सहकारी सोसाइटी अधिनियम, जो आपका इससे पहले जो मैंने बताया था, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारखाना अधिनियम 1948 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ग्राम पंचायत आता है धारा 10 की उपधारा 1 के तहत। ये केवल परिभाषा है। ग्राम पंचायत हम किसको बोलेंगे, तो ग्राम पंचायत जो होगा, गांव या ग्राम सभा से मिलकर हमारा ग्राम पंचायत बनेगा, और ग्राम सभा जो होगा एक या एक से अधिक गांव की सभा होगी, है ना। अब उन गांव में कौन कौन सी चीजें होंगी, तो उन गांव में होंगे हमारे जो राजस्व ग्राम है या वन ग्राम है, उसको हम लोग यहाँ पे ग्राम पंचायत में सम्मिलित करते हैं। राजस्व ग्राम का मतलब जहां से हमको इनकम हो जाए, राजस्व की प्राप्ति हो जाए। वन ग्राम का मतलब जहां पे वन संसाधन हो, तो एक तरीके से वो भी आय का इनकम है। ठीक, तो ग्राम पंचायत जो है ये धारा 10 की उपधारा 1 के अंतर्गत में आएगा। 8वां परिभाषित करते हैं ग्राम सभा। ग्राम सभा राजस्व ग्राम या वन ग्राम, राजस्व ग्राम या वन ग्राम को लेकर हम लोग क्या बताते हैं, अपना ग्राम सभा को परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसके आगे देखते हैं। ग्राम सभा कैसे बनेगा, तो ग्राम सभा क्या होगा, जहां ग्राम निर्वाचक नामावली जो होगी, मतलब वहां के व्यक्तियों का नाम, वहां की ग्राम की जो निर्वाचक नामावली होगी उसमें आना चाहिए, वही ग्राम सभा के सदस्य होंगे, उस ग्राम सभा के सदस्य होंगे। मैं किसी और ग्राम का हूं, कोई और किसी और ग्राम का है, तो वो अपने गांव के गांव सभा का सदस्य होगा, ना कि मेरे गांव के गांव सभा का सदस्य होगा। जैसे मान लो यदि 3 व्यक्ति हैं, 1, 2 और 3, ये पहले ग्राम से संबंधित है, ये दूसरे ग्राम से संबंधित है, और ये तीसरे ग्राम से संबंधित है। इन दोनों के लिए यदि एक ही ग्राम पंचायत है, तो ये दोनों व्यक्ति एक ग्राम सभा के व्यक्ति माने जाएंगे। एक ही ग्राम सभा, क्योंकि एक ही ग्राम पंचायत है, लेकिन ये तीसरा जो है ये अपने अलग ग्राम पंचायत का व्यक्ति माना जाएगा। ये यहाँ पे सम्मिलित नहीं हो सकता है, इस ग्राम सभा में सम्मिलित नहीं हो सकता है। हाँ, टाइम पास करने के लिए किसी ग्राम सभा के समूह में जाके बैठना चाहे तो वो भाई बैठ सकता है, कहीं चाय पी सकता है, कहीं कुछ कर सकता है। घूमने के लिए लोग चले जाते हैं ना, चलो भाई हम भी चलते हैं, क्या होता है आपकी ग्राम सभा में, देखते हैं, ऐसा जा सकता है, लेकिन वहां अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकता है। हाँ, यदि कोई सामान्य सदस्य है जिसके विचार सुना जा सके, तो वो ग्राम सभा वालों का काम है कि ग्राम सभा वाले, जैसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति चले गया है ना, या गांव में कोई पंडित चले गए, चलो भाई हम पंडित की बात मानते हैं, पंडित जी आप बताइए क्या सलाह है, तो पंडित जी अपना होशियारी मारेंगे। या कोई और बुजुर्ग व्यक्ति है, तो बुजुर्ग व्यक्ति जी बताइए क्या सलाह है, तो ऐसा बोला जा सकता है, वो उनके अधीन का क्षेत्र है। पर जो अधिसूचना है, उस अधिसूचना के आधार पे जो कानूनी मान्यता है ना, जो कानूनी मान्यता है उसके आधार पे ये रहेगा कि
ग्राम सभा या उस ग्राम पंचायत के निर्वाचन लिस्ट में जितने व्यक्ति का नाम होगा वही व्यक्ति ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं, ठीक है, या नहीं भी हो सकते। वो ग्राम सभा जब बन जाए तो वहां, लेकिन किसी बाहर के अन्य व्यक्ति को ग्राम सभा का सदस्य नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। अगला है जनपद पंचायत, 9वां नंबर है हमारा जनपद पंचायत। ये है धारा 10 की उपधारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी हम लोग ग्राम सभा में सिर्फ परिभाषा देख रहे हैं, उसके बाद अध्याय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो ग्राम सभा अपने आप में बहुत बड़ा निकाय है, तो उस ग्राम सभा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आपको पूरा क्लियर बताया जाएगा। अभी तो सिर्फ ये परिभाषा चल रहा है कि कौन सी धारा की कौन सी उपधारा के अंतर्गत में किसका गठन होता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, ये याद रखने वाली चीजें हैं। और याद रखने वाली चीजें हैं तो आप उसको सीक्वेंस में ही याद रखो, बना के सीक्वेंस, जैसे सीक्वेंस बनता है ना वैसा सीक्वेंस में आप उसको बना के याद रखो, ठीक है। तो जनपद पंचायत, देखिए ये जनपद पंचायत जो है ना ये खंड स्तरीय होता है। जैसे यदि हम पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था में सबसे ऊपर आता है जिला पंचायत, बीच का मध्यवर्ती होता है हमारा जनपद पंचायत, और उसके बाद में निचला हिस्सा होता है ग्राम पंचायत। सबसे महत्वपूर्ण इकाई यदि हम मानते हैं तो ग्राम पंचायत को ही मानेंगे। ग्राम पंचायत के बाद गांव का समूह मिलेगा, तो गांव के समूह से खंड बनेगा, खंड मतलब जनपद, खंडों का समूह मिलेगा तो खंडों का समूह मिल गया जिला, ठीक है। तो इस तरीके से ये कार्यक्रम चलता है। तो जनपद पंचायत आएगा धारा 10 की उपधारा 2 के अधीन, तो भाई ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला है स्थानीय प्राधिकारी, अगला 10वां जो है स्थानीय प्राधिकारी। अब ये स्थानीय प्राधिकारी क्या होता है, अधिनियम 1957 के अधीन इसकी व्याख्या होती है। जो स्थानीय प्राधिकारी है, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब ये होगा कि पंचायतों से संबंधित अधिकारी, स्थानीय प्राधिकारी का मतलब यही होगा कि पंचायतों से संबंधित जो मुखिया हैं, पंचायतों से संबंधित जो अधिकारी हैं, जो एक नौकरशाही व्यवस्था जो होगी उसका वर्णन किया जाता है, और ये अधिनियम 1957 के अधीन किया जाता है, ठीक। इसके बाद में जो 16वां पॉइंट है ये आप याद रखेंगे, पंच। बीच का उतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूं, मैं बताऊंगा तो आप लोग लिख के फिर उसको याद करना शुरू कर दोगे, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना यहाँ बताया जा रहा है उतना इंपॉर्टेंट है, उतना आप पढ़िए, उसमें से आपका क्वेश्चन कवर होगा। अगला है हमारा पंच। तो पंच हम किसको बोलेंगे, तो जब ग्राम पंचायत बनता है तो ग्राम पंचायत बनेगा तो फिर उसमें सरपंच होगा, सरपंच के अधीन पंच होगा, तो ये पंचों का वर्णन करता है। अगला जो है ये 17 नंबर पंचायत का वर्णन करता है, 17 नंबर ये याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 10 की उपधारा 17, सॉरी धारा 2 के अंतर्गत उसकी उपधारा 17 ये पंचायतों का वर्णन करता है। पंचायतों में कौन कौन सा पंचायत आएगा, एक आपका ग्राम पंचायत आता है, दूसरा आपका जनपद पंचायत आता है, और तीसरा जो आता है ये आपका जिला पंचायत। तो पंचायतों का वर्णन ये धारा करता है, ठीक है। इसके अलावा 18वां नंबर है पंचायत क्षेत्र। पंचायत क्षेत्र का मतलब कि किस पंचायत के अधीन कौन सा क्षेत्र आना है, वो 18वां नंबर जो है वो पंचायत क्षेत्र के बारे में बताता है, ठीक है। कि कौन से ग्राम पंचायत के अंदर में, कई बार ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत के पंचायती क्षेत्र को एक जगह से उठा के दूसरी जगह कर देना है, किया जा सकता है ना, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993, और उसमें पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत में ये आना है। 19वां नंबर बताता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देखिए अध्यक्ष जनपद पंचायत का, उपाध्यक्ष भी जनपद पंचायत का, अध्यक्ष जिला पंचायत का, उपाध्यक्ष भी जिला पंचायत का,
ठीक है, ये उनको परिभाषित करता है। जैसे ग्राम पंचायत के लिए सरपंच, फिर उसके नीचे है पंच। उसी तरीके से जिला पंचायत या जनपद पंचायत में मुखिया कौन? अध्यक्ष, और उसके नीचे उपाध्यक्ष, फिर उसके नीचे जो आपके जो पार्षद वगैरह जो बनते हैं वो। ठीक है, 21वां नंबर विहित प्राधिकारी। विहित प्राधिकारी। 22वां नंबर सार्वजनिक बाजार। ये बताता है 22वां नंबर सार्वजनिक बाजार या मेला, इसको परिभाषित करता है। यदि आप लोग गांव में हैं या गांव में जाते होंगे तो वहाँ जो मेला लगता है या वहाँ सार्वजनिक बाजार जो लगता है या हटरी भी जिसको बोलते हैं, है ना, हटरी होता है, एक बाजार होता है, तो उसको परिभाषित कौन करता है? हमारा धारा 2 के अधीन है 22वां नंबर। ठीक है, और 23वां नंबर परिभाषित करता है सार्वजनिक स्थल। ये सार्वजनिक स्थल जो होगा ये निजी संपत्ति नहीं होगा। सबसे पहली बात यह है कि यदि कोई संपत्ति निजी संपत्ति है तो उस निजी संपत्ति को सार्वजनिक स्थल घोषित नहीं किया जाएगा। तो सार्वजनिक स्थल किसको घोषित किया जाएगा? ऐसे क्षेत्र जो ग्राम पंचायत के अधीन हैं, या ऐसे क्षेत्र जो ग्राम पंचायत के अधीन नहीं है लेकिन उस गांव में है और जो निजी संपत्ति में नहीं है, वो कहलाएगा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र, या सीधा सीधा मान लीजिए सरकारी क्षेत्र। तो ग्राम पंचायत जो है वो बैठक लेके ग्राम सभा के अनुसार कार्य करके उस क्षेत्रों का उपयोग कर सकती है। जैसे मान लो किसी जगह पे नर्सरी लगाने का काम करना है, किसी जगह पे वन लगाने का काम करना है, किसी जगह पे ग्राम पंचायत को कोई और कार्य करना है, कोई सार्वजनिक स्थल का निर्माण करना है, तो ग्राम पंचायतों के लिए कौन सा क्षेत्र होगा? तो ग्राम पंचायत किसी निजी क्षेत्र में जाके ये कार्य नहीं करेगा। तो ग्राम पंचायत कहाँ पे कार्य करेगा? जो सार्वजनिक क्षेत्र होता है वहां पे कार्य करेगा। जैसे कई बार ऐसा होता है कि गांव में लोग कब्जा करके कुछ बना लेते हैं, है ना। अब यदि ग्राम पंचायत चाहे तो उस कब्जा को वहां से हटा सकता है, क्योंकि वो निजी क्षेत्र में नहीं आएगा। वो किस क्षेत्र में आएगा? ग्राम पंचायत के अधीन क्षेत्रों में आएगा। जैसे कई लोगों का होता है ना कि भाई गांव की जमीन है, चलो कुछ लगा लेते हैं, चलो कुछ उगा लेते हैं, चलो ये जमीन पे हम बना लेते हैं, घर बना लेते हैं। तो ग्राम पंचायत चाहे तो यदि वो निजी संपत्ति में नहीं आता है, यदि उनको पट्टा नहीं मिला है या उनको कानूनी अधिकार नहीं मिला उस जमीन का, तो वो ग्राम पंचायत जो है उस जमीन को हटाकर क्या कर सकती है? कोई उद्योग लगा सकता है, या ग्राम पंचायत तालाब बना सकता है, या ग्राम पंचायत कोई भी काम वहां पे करवा सकता है। तो वो ग्राम पंचायत के निर्णय के अधीन आता है। 25वां नंबर बताता है सरपंच और पंच को। 25 नंबर बताता है सरपंच और पंच का वर्णन, कि ग्राम पंचायत के लिए एक सरपंच और एक पंच होगा। और 25 का अनुसूचित क्षेत्रों के लिए, इस पॉइंट को थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए धारा 2 की उपधारा 25 किसको बताएगा? सरपंच या पंच का वर्णन ये है। और 25 का जो है ये बताता है हमारा अनुसूचित क्षेत्र को बताता है। और अनुसूचित क्षेत्र जो है किस तरीके से अनुसूचित क्षेत्रों में कार्य किया जाएगा इसके बारे में। 26 में है स्थायी समितियां, जो 26वां नंबर है। 26वें नंबर में आती हैं आपकी स्थायी समितियां। 27 नंबर में आता है राज्य निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन, देखिए ये राज्य निर्वाचन आयोग है ना, जो 27 नंबर आता है राज्य निर्वाचन आयोग। 28 नंबर में आता है आपका कर व्यवस्था। 29 नंबर में आता है राज्यपाल द्वारा ग्राम की अधिसूचना। ग्राम अधिसूचना राज्यपाल द्वारा किया जाएगा और ये 29 नंबर में आता है। तो एक चीज यहां पे याद रखें, जितने भी अधिसूचना वाला काम है वो राज्यपाल का है ना। जैसे आप लोग जब संविधान पढ़ोगे तो संविधान में आप लोग को राष्ट्रपति का वर्णन मिलेगा,
संविधान में आपको राज्यपाल का वर्णन मिलेगा। तो ये राज्यपाल और राष्ट्रपति लोग करते क्या है, तो राज्यपाल और राष्ट्रपति लोग जो है वो जब तक चीजों को अधिसूचित नहीं करेंगे तब तक उससे संबंधित कोई भी कानून नहीं बनेगा। जैसे लोकसभा में गया, फिर राज्यसभा में गया, फिर वो राष्ट्रपति पास जाएगा, राष्ट्रपति यदि नहीं साइन किया तो फिर वो कानून नहीं बनेगा। जैसे अभी हमारे छत्तीसगढ़ में लेटेस्ट एग्जाम्पल रहा, जो आरक्षण विधेयक आया, वो आरक्षण विधेयक जो कांग्रेस सरकार ने बनाया कि वो राज्यपाल ने रोक दिया, तो वो कानून नहीं बन पाया। इस तरीके से जो भी राज्य के स्तर की चीजें हैं, जब तक अधिसूचित नहीं होगा, जब तक राज्यपाल की सहमति प्राप्त नहीं होगी, तब तक उस पर कोई कानून नहीं बनाया जा सकता। तो राज्यपाल वो व्यक्ति होता है जो चीजों को क्या करेगा, अधिसूचित करेगा और फिर वो कानूनी बनेगा। घोषणा करने का काम राज्य सरकार का है। तो ये दोनों पॉइंट थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। किसी भी चीज की घोषणा राज्य सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। कोई भी चीज की घोषणा कर सकती है राज्य सरकार, ठीक है। अब इसमें चाहे तो मुख्यमंत्री घोषणा करे या मंत्रियों का समूह घोषित करे या कोई एक मंत्री घोषित करे, वो किया जा सकता है। आमतौर पे घोषणा तो मुख्यमंत्री ही करते हैं, पर इसको माना जाता है राज्य सरकार, ठीक है। तो घोषणा करने का काम राज्य सरकार का है और अधिसूचना देने का काम किसका है, हमारे राज्यपाल का। और तीसवा नंबर जो है ये बताता है जिला पंचायत, धारा 10 उपधारा 3, इसकी परिभाषा। तो इतनी परिभाषाएं हैं। धारा 2 के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और धारा 2 किसको किसको परिभाषित करता है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो अति महत्वपूर्ण चीजें हैं, वो मैं आपको बता दूं। इतना पूरा यदि आप याद नहीं रख पाते हो तो कम से कम आपको क्या याद रखना है, जो एकदम से इंपॉर्टेंट है, आपको थोड़ा सा रिस्क लेना है, जो एकदम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम जो है वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। इतना सब चीज याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है। मैं एकदम फ्रेंकली बोलूँ तो मेरे को भी ये सब चीजें याद नहीं है ना। तो लेकिन आपको एग्जाम देना है, तो एग्जाम देने के लिए आपको क्या, मेरे को तो एग्जाम देना नहीं है, तो मैं तो कॉपी रख के आपको बता दूंगा। लेकिन आपको क्या करना है, इसको नोट करके लिखना है। तो लिखना क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायत धारा 10 उपधारा 1, जनपद पंचायत धारा 10 उपधारा 2, जिला पंचायत धारा 10 उपधारा 3। इसके अलावा अधिसूचना कौन जारी करेगा, राज्यपाल के द्वारा जारी होगा। अधिसूचना जारी हो या उससे पहले हो, घोषणा कौन करेगा, राज्य सरकार घोषित करेगा। घोषणा कर कि पहले भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि घोषणा नहीं किया जा सकता। अधिसूचना होने के बाद भी आप घोषित कर दो और अधिसूचना होने के पहले आप घोषित कर दो, लेकिन घोषित करने के बाद जब तक अधिसूचना नहीं होगा तब तक उसको कानूनी मान्यता नहीं मिलेगा, ठीक है। बात समझ में आया ना। इसके अलावा जो सहकारी सोसाइटी है, तो सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 को याद रखना है। ये तो सिर्फ परिभाषा है ना। तो सहकारी सोसाइटी कौन से अधिनियम के तहत बनता है, तो अधिनियम है आपका 1960 का अधिनियम। इसके अलावा कारखाना अधिनियम, कारखाना अधिनियम को याद रखना है, 1948 का कारखाना अधिनियम। 1947 में देश आजाद हुआ, 1948 में आपका कारखाना अधिनियम बन गया, 1960 में आपका सहकारी सोसाइटी अधिनियम बन गया। स्थानीय प्राधिकारी अधिनियम जो है 1957 का है। इतनी सब चीजें तो आपको याद रखना है। सार्वजनिक स्थल को इसको बोलेंगे जहां निजी संपत्ति में ना हो, उस स्थल को हम लोग सार्वजनिक स्थल बोलेंगे। बाकी सरपंच के कार्य, पंच के कार्य, निर्वाचन कैसे होता है, किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा और करेंगे। तो इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखना है, कम से कम में इतनी चीजें आपको याद रखना है। कई लोगों की एबिलिटी होती है, बहुत सारी चीजों को याद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीजों को आप याद मत करो, हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें आएंगी। मैंने आपको ये विस्तृत परिभाषा बता दिया है कि धारा 2 के उपधारा ये के अंतर्गत ये चीजें परिभाषित है, केवल परिभाषित है। कि खंड आप किसको बोलोगे, तो जिले के अंतर्गत आने वाले जो खंड है उसको हम खंड बोलेंगे। तो खंड की अधिसूचना कौन जारी करेगा या खंड की घोषणा कौन जारी करेगा, वो राज्य सरकार का काम है। अधिसूचना राज्यपाल का काम है। ग्राम किसको बोलेंगे, ग्राम सभा किसको बोलेंगे, ग्राम सभा के सदस्य कौन हो सकता है ना। ग्राम सभा का वर्णन तो है, लेकिन ग्राम सभा किससे मिलकर बनेगा, व्यक्तियों से मिलकर बनेगा, व्यक्तियों के समूह से मिलकर बनेगा। तो इसके बारे में क्या कंडीशन है, तो इसके बारे में कंडीशन ये है कि जो मतदाता सूची है वहां भी, निर्वाचक नामावली जो है उसमें उनका नाम होना जरूरी है। यदि उनका नाम नहीं है
तो फिर वो ग्राम सभा के सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो क्लास रहा अध्याय 1 के अंतर्गत जितनी चीजें परिभाषाएं थी वो मैंने आपको विस्तृत रूप से बताया है। अगली क्लास में हम लोग अध्याय 2 शुरू करेंगे। अध्याय 2 में देखेंगे क्या क्या चीजें आती हैं। तब तक आप अध्याय 1 से संबंधित चीजों को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ठीक है, समय बहुत कम है, पोस्ट बहुत ज्यादा आने वाला है और इसकी आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो आप एकदम से अभी से आप लग जाओ, कभी ना कभी। अभी तक एडीओ का पोस्ट डिक्लेयर हुआ नहीं है, लेकिन इसकी तैयारी हम लोग अभी से इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जितने बच्चों को एडीओ की तैयारी करनी है या जो बच्चे चाहते हैं कि वो एडीओ की तैयारी दें, है ना, क्योंकि जितना भी एग्जाम आएगा वो आपको देना पड़ेगा। आपको एक गवर्नमेंट जॉब की यदि जरूरत है तो कुछ बच्चे स्पेसिफिक टारगेट में रहते हैं कि नहीं पीएससी ही निकालना है, तो उनके लिए ये नहीं है। हाँ, जिन बच्चों को एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे कैसा भी गवर्नमेंट जॉब हमको चाहिए, या एडीओ का पोस्ट हो तो भी चलेगा, पीएससी हो तो भी चलेगा, कोई एक गवर्नमेंट जॉब हो, पहले हम गवर्नमेंट जॉब में जाके स्टेबल तो हो जाए। तो यदि वो सोच रखने वाले हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि भाई समय बहुत कम है, आने वाले 1 या 2 महीने के अंतर्गत आपका एग्जाम हो जाएगा, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से लग के कीजिए।